दिस इज मोहम्मद दैफ और ही इज द वन जिन्होंने अनाउंस किया कि अब पैलेस्टीनियंस की सारी सफरिंग्स को खत्म करने का वक्त आ चुका है एंड ही इज द वन हु अनाउंस्ड द अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन। इसके तहत 5000 से ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ। ये एक सरप्राइज अटैक था जिसके तहत 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, डजन्स ऑफ लोगों को हॉस्टेज लिया गया है, हर जगह लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देखने मिल रही है। यहाँ की इमेजेस और वीडियोस अगर आप देखें तो ये टेरिफाइंग है, चिलिंग है एंड डीपली अनसेटलिंग है। इसका जवाब देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, ही सेड दैट नाउ द कंट्री विल रिटेलिएट। जो इनके दुश्मन है उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो इन्होंने आज तक नहीं देखी हो। और इन सारी बातों से हमें लगता है दैट दिस कुड एक्चुअली बी द लास्ट वॉर क्लेमिंग द टेरिटरी ऑफ इजराइल एंड एंडिंग द डेकेड लॉन्ग स्ट्रगल बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। वैसे ये पहली बार नहीं है कि इजराइल वॉर लाइक सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है, बट अब बात इतनी एस्केलेट हो चुकी है दैट दिस कुड बी अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वॉर मच लाइक रशिया यूक्रेन। और आज हम जो ये नक्शा देख रहे हैं शायद वो बदलने वाला है। तो आज के इस वीडियो एनालिसिस से मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आपको समझा सकूं कि इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो गाजा पट्टी से 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए हैं, हमस ने किए हैं एंड रिटेलिएशन इजराइल ने एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट गाजा पट्टी, अगेंस्ट हमस, अगेंस्ट वेस्ट बैंक एंड अगेंस्ट पैलेस्टाइन ऑल टुगेदर। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, पर ये आज की बात नहीं है, ये तो बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है, डेकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है। तो यही इसके पीछे की जो कहानी है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। तो आई थिंक आप प्रेजेंट सिचुएशन तो समझ ही चुके हैं, पर इन सारी चीजों को डिकोड करते करते हमें जानना है कि हमस एक्चुअली क्या है, हमें जानना है कि आखिर पैलेस्टाइन किसको हम बोलते हैं। काफी लोगों में, इवन मुझे भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, तो मैंने इसे क्लियर किया है थ्रू आउट ऑल दी रिसर्च दैट आई एम डूइंग। ऑल्सो जितनी भी रिसर्च मैंने की है, जहां से भी की है, उन सभी चीजों का लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड करूंगी। और इस वीडियो का एक बहुत बड़ा चंक होगा हिस्ट्री बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेटर विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियाज स्टैंड्स इन ऑल ऑफ दिस। विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बाकी कंट्रीज क्या कह रही हैं और इन सारी पूरी वॉर लाइक सिचुएशन का वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफी ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन। इस एरिया को करीब से देखें तो ये मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, जहां मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच एक पैसेज भी है, सुएज कैनाल। वैसे अगर आप इस एरिया के बारे में जानते हैं तो यहां से मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड होता है, इसलिए इजराइल का पीस में होना, यहाँ शांति बरकरार होना जरूरी है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड भी इंपैक्ट होगा। थोड़ा और करीब से देखें तो इजराइल के आसपास है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। इजराइल को करीब से देखें तो यहाँ 3 हिस्से जानना जरूरी है। पहला है गाजा पट्टी जो मेडिटेरेनियन सी के पास है, यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन है अरब की। अरब पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है वेस्ट बैंक में भी, जिसे नाम दिया गया है वेस्ट बैंक क्योंकि ये वेस्ट साइड है ऑफ द जॉर्डन रिवर। देन इजराइल जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जूविश की। तो आप देख सकते हैं यहाँ अरब और जूविश का कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली। ऊपर है गोलन हाइट्स जो कि सीरिया की तरफ है, ये हम आगे कहानी में देखेंगे। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया यरूशलेम, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, जूइश, इन तीनों की मोस्ट सेक्रेड साइट मानी जाती है। एंड थ्रू आउट हिस्ट्री हमने देखा है कि जहां भी रिलीजन की बात आती है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफिकल्ट हो जाते हैं, वहां लोग और इमोशनल होते हैं और चीजों को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब दो इस कॉन्फ्लिक्ट का नाम इजराइल पैलेस्टाइन है, पर अब तक हमने पैलेस्टाइन का नाम नहीं सुना है, तो इसे हम समझते हैं। ये बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो अरब्स हैं, जो थ्रू आउट हिस्ट्री मिडिल ईस्ट एशिया की तरफ रहे हैं। इट यूज टू रेफर टू द ज्योग्राफिकल रीजन जो मेडिटेरेनियन सी से लेके जॉर्डन रिवर के पास आता है। यानी कि अगर हम करीब से देखें तो इस एरिया को बेसिकली पूरी तरीके से थ्रू आउट हिस्ट्री पैलेस्टाइन कहा गया है, बट आज की डेट में गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है उसे लार्जली पैलेस्टाइन कहा जाता है, जहां मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज दैट ऑफ द अरब। तो अब तक हमने समझ लिया कि करंट सिचुएशन क्या है, यहाँ की थोड़ी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग आ गई, प्लस हमने देख लिया कि पैलेस्टाइन का मतलब क्या है। पर आगे कहानी और इसकी हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ के जो पॉलिटिकल फैक्शंस है उसके बारे में, एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट हमस के बारे में कि आखिर ये क्या है जिसने रिसेंटली 5000 रॉकेट जो है लॉन्च किए थे। इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल फैक्शन जो कि हिस्सा है पैलेस्टाइन का, जो चाहते हैं, जिनका बेसिक मोटिव यही है कि जो पहले पैलेस्टाइन हुआ करता था, जो हमने देखा मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन रिवर के एरिया में जो हमने देखा, दे वांट कि वो पूरा एरिया पहले से री एस्टैब्लिश हो सके। दैट इज व्हाट देयर मोटिव इज। ये इसका फुल फॉर्म है जो 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये बहुत ही मिलिटेंट अप्रोच रखते हैं, और इसी वजह से यूएसए, ईयू, यूरोपियन यूनियन ही नहीं बल्कि बहुत सारी और कंट्रीज ने इन्हें लिटरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। एंड इट इज नॉट अ सरप्राइज फॉर इजराइल एज वेल व्हेन दे हैव लॉन्च्ड टू मेनी अटैक्स ऑन इजराइल, बिकॉज ऐसा इन्होंने पहले भी किया है। इनका अप्रोच ही टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग अ पैलेस्टाइनियन कंट्री इज टू हैव अ मिलिटेंट अप्रोच।
ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। और इसी के साथ साथ शायद आपने पीएलओ का नाम सुना होगा। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि पैलेस्टाइन एकजुट हो जाए, इनकी ऑर्गेनाइजेशन एकजुट हो जाए, जिसका एक और फैक्शन है फतह, जिसका नाम आपने सुना होगा। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात की थी, डिप्लोमेटिक एवेन्यूज की बात की थी। दिस इज बेसिकली अ फैक्शन ऑफ पीएलओ। तो मैं ये आपको बताना चाहती थी इन सारी स्लाइड्स के थ्रू कि बेसिकली हमस, पीएलओ या फतह जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मानना यही है, चाहत यही है कि हमारा अपना जो पुराना पैलेस्टाइन है वो रीऑर्गेनाइज हो सके। एंड वन ऑफ देम इज हमस, जिसे रिसेंटली हमने न्यूज में सुना। तो ये जितनी लोकेशन, जितने की प्लेयर्स हमने समझे हैं, ये हमें इजराइल पैलेस्टाइन के कन्फ्लिक्ट को समझने में मदद करेंगे। इस कहानी की एक्चुअली शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान से, जब ओटोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया गया और उसकी वजह से ब्रिटेन को इस पूरे एरिया का कंट्रोल मिल गया। इस एरिया का जब उन्हें कंट्रोल मिला, यहां पर आप देखेंगे कि जूइश पॉपुलेशन एक्चुअली माइनॉरिटी हुआ करती थी, अरब पॉपुलेशन मेजॉरिटी हुआ करती थी। अब सिचुएशन उल्टी है, पर तब सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी। इसके बाद आया बाल्फोर डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के तहत यूके ने कह दिया कि अब इस एरिया को, पैलेस्टाइन के एरिया को, हम जूइश पीपल का होमलैंड बनाने वाले हैं। ये यूके ने कह दिया। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया 1947 में 181, जिसके तहत इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब यहाँ पर इस पैलेस्टाइन के एरिया को हम जूइश एरिया प्लस अरब एरिया, 2 एरिया में डिवाइड कर देंगे। जब ये सारी अनाउंसमेंट हो रही थी, इसके दौरान 1920s और 40s में आप देखेंगे कि भारी मात्रा में जूइश पीपल जो यूरोप में रहते थे, जिन्हें इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, होलोकॉस्ट इनके ऊपर हो रहा था जर्मन पॉपुलेशन की वजह से, दैट इज व्हेन दे स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम देयर टू द होमलैंड दैट वाज डिक्लेयर्ड फॉर देम, दैट इज टू इजराइल। तो इजराइल ये सभी आने लगे। अब ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो धीरे से इजराइल की पॉपुलेशन पर ज़्यादा मेजॉरिटी हो गई जूइश पॉपुलेशन की, एंड दैट्स व्हेन दे सेड कि अब इजराइल हमारी अपनी कंट्री बन चुकी है। 1948 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जूइश पॉपुलेशन की जो एरिया है दैट विल बी कॉल्ड एज द इजराइल कंट्री। एंड दिस लेड टू द फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। मतलब ये पहली बार था कि जब अरब कंट्री यानी कि पैलेस्टीनियन के बीच में और प्लस इजराइल यानी कि जूइश के बीच में लड़ाई होने लगी। इसमें आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इजराइल की बात करते हैं, हम जूइश पॉपुलेशन की बात करते हैं, और जब भी हम पैलेस्टाइन की बात करते हैं, हम अरब पॉपुलेशन की बात करते हैं। आगे आपको इससे और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये पहली लड़ाई हो गई इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। इसी इवेंट को, जहां पर इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इसके तहत क्या हुआ, 7,50,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को यहां से भागना पड़ा अपने खुद के घर से, जहां पर बाहर से आए थे जूइश लोग, और यहां से इन लोगों को भागना पड़ा क्योंकि इनकी लड़ाई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। दिस डे इज कॉल्ड इन देयर कम्युनिटी एज द कैटास्ट्रोफ। और इस पर्टिकुलर लड़ाई के बाद जब ये खत्म हुई तो 3 एरिया पर्टिकुलरली क्लियरली एस्टैब्लिश हो गए, द स्टेट ऑफ इजराइल फॉर जूइश पीपल एंड दीज 2 एरियाज फॉर अरब्स, द वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप। इसमें से जो आपका यरूशलेम है, इसे इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया क्योंकि ये बहुत ही कंटेस्टेड एरिया था। 3 मेन रिलीजन्स का ये बहुत ही होली साइट मानी जाती थी, इसलिए इसे इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया। बट ये अरब साइड को रिजेक्टेड था, उन्हें बिल्कुल नहीं जमा। इजराइल ने कह दिया कि ठीक है, बट अरब्स को ये नहीं ठीक लगा, तो इस वजह से ये भी हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा। इसी के बाद पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमस वगैरह धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगे। और इसके बाद से ही जो पहला कन्फ्रंटेशन है, उसके बाद से बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रही इजराइल, पैलेस्टाइन और आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ। अब इनमें से एक थी इजिप्ट, जो कि खुद में एक अरब पॉपुलेशन वाली कंट्री है, और इसलिए अपने भाई बंधुओं को सपोर्ट करते हुए इजिप्ट ने लड़ाई जो है वॉर डिक्लेयर कर दी इजराइल की तरफ, द 6 डे वॉर। इसमें इजिप्ट हार गया और इस वजह से इनकी जितना ये बड़ा एरिया है सिनाई पेनिनसुला का, ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है, ओल्ड सिटी ऑफ यरूशलेम, गाजा पट्टी और जो गोल्डन हाइट्स है, ये सारे आ गए इजराइल के पास। तो ये यहीं पर पहली बार एस्टैब्लिश हो गया दुनिया को कि इजराइल जो है एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। बट इस बात को ठंडा करते हुए एक कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, जिसमें इजराइल को उनका पेनिनसुला जो है सिनाई पेनिनसुला दे दिया गया। बट यहाँ से समझ में आ चुका था कि इजराइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि इजराइल जो पहले अपनी अलग लिमिटेड एरिया में था, वो अब यहाँ से ऑक्यूपाई करने लग गया था वेस्ट बैंक के भी टेरिटरीज को, क्योंकि ये हारने को तैयार नहीं थे। और इसी चक्कर में इजराइल ने और कंट्रीज, उनकी कंट्री के और सारे एरियाज को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे पहली बार शांति प्रस्ताव आया, बट ये अरब के लोगों को या फिर पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उनके होमलैंड से उन्हें हटा दिया गया था। इसलिए 2 मेजर अपराइजिंग्स हुई पैलेस्टीनियंस की, जिन्हें इंतिफाड कहा जाता है। पहली अपराइजिंग हुई थी 1987-1993 में, बट ये भी
पूरी तरीके से जो है कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि हमास आ गया बीच में और पीस टॉक्स को इसने खराब कर दिए। दूसरी बार फिर से एक सेकेंड अपराइजिंग होती है, फिर से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और लोगों की किलिंग्स होती है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टुवर्ड्स 2000 to 2005। दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन नथिंग। हियर यू कैन सी द नेम ऑफ द अल अक्सा मॉस्क, जिसके नाम पर अभी का जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है अल अक्सा स्टॉर्म या फिर फ्लड, वो यहाँ से ही आता है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस जरूर बताऊंगी। तो ये दो मेजर अपराइजिंग्स हुई। इसके बाद फिर से पीस टॉक्स आई, यूएस ने रिवाइव किया, फिर से ये पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो सका। फिर एक कन्फ्लिक्ट हुई 2014 में, जिसके तहत इजराइल और हमास के बीच में जो है लड़ाई हुई। फिर से सीज फायर के लिए एक एक्सटर्नल कंट्री को आना पड़ा, इजिप्ट को आना पड़ा। फिर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ट्रंप ने रिकॉग्नाइज कर दिया यरूशलेम को कि ये इजराइल की कैपिटल है, और इसके तहत इजराइल को भी बहुत पावर मिल गई। पर इसके तहत जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उन्हें काफ़ी नाराजगी उन्होंने एक्सपीरियंस की और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी मिला ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को। सो दिस एस्केलेटेड अगेन द सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। फिर 11 डे वॉर होती है, जिसमें अगेन अल अक्सा का जो मॉस्क है ये फिर से पिक्चर में आता है। अल अक्सा मॉस्क में एक्चुअली क्या होता है, दो तरफा कहानी मैं आपको बताती हूँ। इजराइल के लोग कहते हैं कि मॉस्क से पैलेस्टाइन के लोग पत्थर मार रहे हैं, और मॉस्क के लोग कहते हैं कि इजराइल के जो मिलिट्री लोग हैं वो हमें हमारे मॉस्क से बाहर निकालकर मार रहे हैं और हम पर जो हमें जो प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये दोनों की कहानी है, जिसके तहत ये अल अक्सा के अंदर ही 11 डे वॉर हुआ था। तो ये भी एक बहुत ही हाइटेंड इवेंट था 2011 का। और अब हम देख रहे हैं कि जो इवेंट्स है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुके हैं। 5000 रॉकेट्स लॉन्च हो चुके हैं पैलेस्टाइन यानी कि गाज़ा पट्टी से। और अब बात सिर्फ एस्केलेशन की नहीं है, हमें नहीं पता कि मीडिएशन इस बारे में होगा या नहीं होगा। बट नाउ दैट दिस सिचुएशन, अभी तक सिर्फ छोटी मोटी वॉर हुआ करती थी, बट अब ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि स्टेट ऑफ वॉर फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। और ये एस्केलेशन पहले से जो चला आ रहा था, जो गुस्सा था दोनों के बीच में, वो आई थिंक एट एन ऑल टाइम हाई है। एंड दिस माइट रिजल्ट टू ईदर अ परमानेंट मीडिएशन बिटवीन बोथ दी कंट्रीज, या फिर ये हो सकता है कि पूरी तरीके से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और एक इजराइल ही रह जाए। वैसे इस पूरी सिचुएशन में आयरन डोम ऑफ द इजराइल, ये भी काफी ज्यादा जो है न्यूज में आ रहा है। ये खड़ा है सिंस 2011। ये बेसिकली एक गार्डिंग सिस्टम है इजराइल के लिए। बाहर से अगर कोई भी मिसाइल आती है तो इजराइल का ये जो आयरन डोम है ये अपनी तरफ से एक लॉन्च करता है मिसाइल, जिससे काउंटर कर सके जो भी स्ट्राइक सामने से आ रही है, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, उसे वो तुरंत अटैक कर सकता है। यानी कि इजराइल की टेरिटरी में कोई भी मिसाइल नहीं आएगी जब तक ये आयरन डोम यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है। तो ये काफी वक्त से ग्राउंड टू एयर जो है इन्हें हेल्प कर रहा है। एंड इवन नाउ जो 5000 मिसाइल्स लॉन्च हुई है उसे भी यही आयरन डोम पकड़ कर रखा है, इन्हें बचा कर रखा है। अब इन सारी चीजों के साथ आई थिंक यू शुड ऑल्सो नो दैट दिस इज गोइंग टू समवेयर इम्पैक्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एंड एनी टाइम वी हैव एक्सपीरियंस वॉर लाइक सिचुएशन, चाहे वो चाइना ताइवान की हो या फिर वो रशिया यूक्रेन की हो, हमें इंडिया को भी और पूरी दुनिया को भी बहुत कुछ सहना पड़ा है। इस बार हम फिर से ऑयल प्राइसेस को जो है इंक्रीज होते हुए देखेंगे। इस बार फिर से जो गोल्ड प्राइसेस है उन पर इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऑयल यहाँ पर बनता नहीं है, पर ये रूट है। अगेन मैंने आपको बताया था मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच का जो रूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए जितनी भी सप्लाईज है वो रुकेगी, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था 10 बिलियन का वो रुक सकता है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो रुक सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इजराइल अब अपनी बाकी चीज़ों में जो है पैसे लगाएंगे, वो ऑफकोर्स ट्रेड में नहीं लगाएंगे, वॉर में पैसे लगाएंगे। इससे हमारा नहीं सिर्फ पूरी दुनिया का भी जो बिलियंस का ट्रेड होता था इजराइल से वो इम्पैक्ट होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट IMEC, द इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अभी रिसेंटली हमने अनाउंस किया था G20 के समिट में, जो कि BRI यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर इनिशिएटिव है, बहुत बड़े लेवल का ये अनाउंसमेंट था, उसे इम्पैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया भी एक अरब कंट्री है और वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगी। पर इस IMEC के कॉरिडोर एस्टैब्लिशमेंट में सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ता यहीं से जाता है। तो अगर ये शांत नहीं होता है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हो जाता है और किसी तरीके का मीडिएशन नहीं होता है, तो हमारे IMEC के कॉरिडोर पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब इन सारी चीजों में इंडिया का स्टैंड क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। यूजुअली ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम एक न्यूट्रल स्टांस रखते हैं, बट नाउ द नरेंद्र मोदी ट्वीट्स tells us that we stand with the solidarity of Israel. That means though we have a sympathetic approach towards the Palestinians, but हमारा जो सपोर्ट है वो इजरायलीज की तरफ जाता है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल सपोर्ट की अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंट
of USA also tells us the same. The president of UK, the prime minister of UK, Rishi Sunak also tells us the same. Emmanuel Macron जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इनका भी यही कहना है that we do stand with the country of Israel. इनके अलावा अगर रशिया की बात करें तो उनका स्टैंड थोड़ा सा अलग है, पाकिस्तान का स्टैंड थोड़ा न्यूट्रल है और चाइना का भी टुवर्ड्स पैलेस्टीनियंस है। देख सकते हैं कि ये एक चंक है जो कि पैलेस्टीनियन को सपोर्ट कर रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर एक्चुअली सपोर्टिंग इजराइल एंड दैट्स व्हाट इंडिया इज आल्सो डूइंग। वैसे इन सारी चीजों में एक चीज तो पूरी तरीके से क्लियर है कि कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो एट दी सफरिंग एंड कॉमन मैन ही होता है। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें अल्टीमेट फायरिंग, अल्टीमेट बुलेट तो जाके कॉमन मैन को ही लगती है। तो आई डोंट थिंक एनी कॉमन मैन वुड वांट दिस। एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी, एवरी गवर्नमेंट वांट्स स्टेबिलिटी, एवरीवन वांट्स टू डू गुड बिजनेस। तो ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन को जितना जल्दी हो सके हमें सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए हम यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि इसीलिए इन्हें बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस का ही ये जो है अल्टीमेट प्रोडक्ट है, तो इन्हें आगे आना चाहिए, मीडिएशन करना चाहिए, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ एक टेबल पे बिठा के एक परमानेंट सोल्यूशन लाना चाहिए। क्योंकि आज भले शायद इजराइल पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर दे, बट हो सकता है कल को फिर से एक हमास आ जाए। there's absolutely any probability of anything like that. ऑल्सो वी नो कि इंटरनेशनली जब हमने रशिया यूक्रेन देखा है, चाइना ताइवान देखा है, तो पूरी दुनिया कभी खुश नहीं थी, इकोनॉमी ने भी काफ़ी सफ़र किया है। बट इससे एक चीज़ हमें दिखती है कि वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन इरप्ट होती है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन था दुनिया को बंटना पड़ा दो हिस्सों में, चाइना ताइवान दुनिया को बंटना पड़ा, यहाँ हुआ फिर से दुनिया को बंटना पड़ा। तो इससे क्या है, कनेक्शंस इस्टेब्लिश होते हैं। अगर उन्हें अटैक हुआ तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, उन्हें अटैक हुआ तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे वाले जो है अलायंसेस बनते हैं जो कि हमने वर्ल्ड वॉर के दौरान देखे थे। तो maybe this could lead to another world war like situation that absolutely we know is going to create a havoc for all of us and none of the country would want it, but शायद inevitably we are going to result in something like that। इसलिए ऐसी situations को immediately हमें resolve करना है ताकि there is peace in all over the world। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ऐसे वॉर्स, क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जस्टिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया? किसी तरीके से इसे मीडिएट करना चाहिए? आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।